बुक निकालो, मैंने बोला था पहला चैप्टर पढ़ के आना। सबके पास बुक है? ठीक है, स्टार्ट करो। This book is about the working of Indian Constitution. In the chapter that follow, you will read information about various aspects of working of our. Go slow, go slow, go slow. You will learn about the various institutions of Speak loud. in our country and their relationship with each other. Which is यहाँ तक कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग मुझे आपको बताना पड़े। जैसे अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मतलब आइडियाज होते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो। एस्पेक्ट्स क्या है? आइडियाज, ठीक है। बाकी सारे वर्ड मीनिंग इजी हैं, किसी को कोई वर्ड मीनिंग पूछना तो पूछ सकता है। डन? ओके। But before you begin to read about elections, governments, and president and prime minister, it is necessary to understand that either structure of the government. दैट द इधर कहाँ है? एंटायर मतलब कंप्लीट। Entire structure of the government and the various principles that bind the institution of government have their origin in the Constitution of India. प्रिंसिपल्स होते हैं, जर्नल आइडियाज जो होते हैं उनको प्रिंसिपल बोल देते हैं। कोई भी जर्नल आइडियाज हैं, ठीक है, या जर्नल लॉ है, उनको हम बोल देंगे प्रिंसिपल्स। सेट ऑफ रूल्स भी बोल लो प्रिंसिपल्स को। After studying this chapter, और एक प्रिंसिपल जो स्कूल में होता है वो PAL होता है, ठीक है। गो स्लो, गो लाउड, स्लो एंड लाउड। after studying the chapter, you will learn मतलब ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर कि हम ये चैप्टर क्यों लर्न कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो। what a constitution means, what a constitution does to the society, how constitution govern the election, एलोकेशन, allocation of एलोकेट करना मतलब टू, मतलब किसी को टू मेक रिस्पॉन्सिव, टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलोकेट करना। what was the way रुको, लिखने दो सबको। क्या लिखा? टू एलोकेट मीन्स टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। what was the way in which the Constitution of India was made. हाँ, कौन, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को किसके लिए क्यों रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर, जो पावर्स को एलोकेट किया जाता है कि अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, वो कैसे एलोकेशन होता है। ये एलोकेशन ऑफ पावर के लिए हमने एक वर्ड और भी पढ़ा था कि इंडिया में शायद, और सर भी पढ़ा रहे थे, मुझे ध्यान आ रहा है लास्ट क्लास में, एलोकेशन ऑफ पावर्स है इंडिया में, ठीक है। तो एक सिस्टम है, उसकी वजह से उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हमने पढ़ा था। F से वर्ड स्टार्ट होता है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म भी तो क्या है? एलोकेशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, वो क्या है? फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर एलोकेशन ऑफ पावर्स, कि ये इसकी पावर है और ये इसकी पावर है, उसको कंप्लीटली मार्केटेड कर दिया गया है कि ये पर्सन ये करेगा, ये इंस्टीट्यूशन ये करेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की ये पावर है, MPs की ये पावर है, MLAs की ये पावर है, तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को जहां पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? फेडरल सिस्टम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। Why do we need a constitution? रुको चलो। Why do we need a constitution? What is a constitution? What are its functions? What role does? Go slow. How does the constitution relate to our daily existence? Answer this question is not a difficulty as you might. डिफिकल्टी कहाँ है? डिफिकल्ट
तभी बोल रहा हूँ गो स्लो गो लाउड, तो आराम से पढ़ पाओगे। आप स्टार्ट करो। Constitution allow coordinate and assurance. Imagine कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कोऑपरेशन, टीम वर्क, टीम वर्क लिख सकते हो। क्या होता है कोऑर्डिनेशन मतलब टीम वर्क। imagine your एंड एश्योरेंस मतलब गारंटी, एश्योर्ड करना किसी चीज पे, गारंटी। imagine yourself to be a member of reasonable large. रीजनेबली मतलब एक अच्छा खासा, Further imagine that रीजनेबली लार्ज ग्रुप, के अपने आप को एक रीजनेबली लार्ज ग्रुप का मेंबर मानो। रीजनेबली लार्ज ग्रुप मतलब एक बड़ा ग्रुप हो। Further imagine that this group has the following characteristics. The member of these groups are diverse in various ways. मतलब उस ग्रुप के मेंबर डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं। They have different religious allegiances. Allegiance मतलब होता है आपका किसी चीज की तरफ झुकाव होना, ठीक है। क्या बोलोगे? एलिजेंस क्या होगा? लॉयल्टी होना, आपका किसी चीज की तरफ लॉयल होना या उस चीज की तरफ आपका झुकाव होना। इंक्लिनेशन भी बोल सकते हो किसी चीज की तरफ। Some are Hindus, some are Muslims, some Christians, and some perhaps profess no religion at all. प्रोफेस नो रिलीजन, और कुछ ऐसे हैं जो किसी रिलीजन में को प्रोफेस ही नहीं करते। प्रोफेस करने का मतलब हो गया यहाँ पे बिलीव करना, कि वो किसी भी रिलीजन को बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। They are also varied in many different respects. They pursue वेरिड मतलब होता है डिफरेंट। दे आर ऑल्सो वेरिड, in many different respects. They pursue different professions. रुको, दे आर ऑल्सो वेरिड, वेरिड मतलब वो डिफर करेंगे इन डिफरेंट रिस्पेक्ट्स। दे परस्यू, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को चेज करना या फॉलो करना। फॉलो, FOLLOW, फॉलो। अगर पूछे व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, तो यू कैन से वी आर परस्यूइंग क्लास 11th, ठीक है। या जनरली बोलेंगे आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, तो परस्यू कर रहे हैं मतलब उस चीज को उस समय आप फॉलो कर रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन को फॉलो कर रहे हो। 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उस चीज को फॉलो कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो वहां पे वर्ड को लिखते हैं परस्यूइंग। Have different abilities, have different hobbies, different taste in everything from films to books. Some are rich and some are poor. Some are old, some young. Imagine further that member of this group are likely to have disputes over various aspects of life. यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट्स का मतलब हो जाएगा साइड, कि अलग अलग साइड होंगी लाइफ की, ठीक है। तो उसमें उन लोगों के पे डिस्प्यूट हो सकते हैं। बैठ जाओ वीर, धीरे पढ़ना, ठीक है, और लाउडली पढ़ना। तो अभी तक इस पहले पैराग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक काम होता है टीम वर्क और किसी चीज की गारंटी देना। वो गारंटी और टीम वर्क को कैसे प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए पैराग्राफ में ये चीज बताया गया है कि आपने आपको इमेजिन करो कि आप बहुत बड़े ग्रुप से आते हो। उस ग्रुप में अलग अलग टाइप के पर्सन्स रहते हैं, अलग अलग बिलीफ को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उन सबको कैसे इकट्ठा करोगे। ये प्रोसेस बता रहा है कि वो इकट्ठा करने का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। जब वो सब लोग एक बात पे एग्री कर रहे होंगे, तभी वो सोसाइटी एक प्रॉपर वे में रन की जा सकती है। अगर एक बहुत बड़े ग्रुप में पर्सन्स अलग अलग बिलीव्स को मानने वाले रह रहे हैं और वो एक किसी कॉमन पॉइंट पे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसको एज ए ग्रुप रख पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लाइकवाइज इंडिया एज ए नेशन को टुगेदर रखने के लिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं। तो उन अलग अलग टाइप के लोगों को एक एश्योरेंस, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, एक गारंटी प्रोवाइड करता है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव कर रहे हैं तो हम एक टीम की तरह दिखते हैं। तो ये बात हम इस पैराग्राफ से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। Which property should be allowed to own? Should one be allowed to own? Should it be compulsory that कंपल्सरी का मतलब mandatory मैंडेटरी। that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide how much? रुको, जब मैं लिखूं वर्ड रुक जा करो। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स, अच्छा पीछे पढ़ रहे हो आप। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड, मतलब ये इस चीज को कंपल्सरी कर देना चाहिए कि हर एक चाइल्ड को स्कूल में भेजना है, या इस डिसीजन को पेरेंट्स पे छोड़ देना चाहिए। पहले ये डिसीजन पेरेंट्स पे ही छोड़ा हुआ था, लेकिन पेरेंट्स अवेयर नहीं होते तो वो अपने बच्चों को फिर स्कूल नहीं भेजते। तो वो कोशिश करते हैं कि एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद वो उनसे काम करवाएं। काम करवाने से फैमिली अर्निंग जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला फिर गवर्नमेंट ने? राइट टू एजुकेशन। हम लोगों ने पढ़ा तो था, राइट टू एजुकेशन आया, और आर्टिकल 21A, हालांकि ए ऐसे लिखते नहीं है इसे, आर्टिकल को पूरा ही लिखते हैं। आर्टिकल 21A में दिया गया राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कि 6 से 14 साल तक का जो बच्चा है उसको राइट टू एजुकेशन है, मतलब उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और उससे पहले वाले बच्चे का एजुकेशन के पे क्या कहाँ पढ़ा था हमने? अप टू 6 ईयर किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की। फंडामेंटल ड्यूटी का पेज बदलो, देखो के क्या क्या लिखा हुआ है के फंडामेंटल ड्यूटी में, पढ़ो। Who is a parent or guardian to provide opportunity for education to a child, or as may be in case between the age of 6 or 14। अच्छा, ये 6 और 14 की बात कर रहा है, ठीक है। तो उससे पहले वाला जो फेज होगा उस केस में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले राइट टू एजुकेशन जब नहीं था, या फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये नहीं था, तो उस वक्त ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में था। DPSP। अब ये DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला उस वक्त देयर वर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे इंडिया में। पहले समझ लो, लिखो मत। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, बैठ जाओ वीर, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उस वक्त इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों के पास पैसा नहीं था उतना, ठीक है, उतनी एफिशिएंट मशीनरी भी नहीं थी। मशीनरी मतलब स्टेट मशीनरी, क्योंकि जितनी भी मशीनरी थी वो ब्रिटिशर्स की थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम लोगों के कुछ एस्पिरेशंस थी, कुछ इच्छाएं थी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उनकी, कि इंडिया में ऐसा होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम उस वक्त वो चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। तो हमारे फोरफादर्स ने क्या किया? फोरफादर्स की बात मैं उनके कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सेक्शन बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका नाम लिखा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसमें वो सब बातें लिख दी जो वो उस वक्त इंप्लीमेंट करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस। तो उन्होंने लिखा कि ये वो सब चीजें हैं जो फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट होंगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, अगर उनके पास रिसोर्सेज होंगे तो उनको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है फ्यूचर में। वो सारी कहाँ लिखी गई हैं? DPSP। डायरेक्टिव, किसी को डायरेक्ट करना कि आपको ये करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स हैं जो वहां पे लिखे हुए हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि ये स्टेट की पॉलिसी में इंक्लूड होने चाहिए। कब होने चाहिए? जब स्टेट कैपेबल होगा इन चीजों को देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राइट टू एजुकेशन की ही बात करें, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, तो गवर्नमेंट चाहते हुए भी राइट टू एजुकेशन नहीं दे सकती थी, क्योंकि स्कूल ही नहीं थे तो राइट टू एजुकेशन कैसे देगी? तो पहले वो स्ट्रक्चर बनाए गवर्नमेंट ने और फिर उन चीजों को इंप्लीमेंट किया।
ऐसा ही एक हॉट टॉपिक जो अभी कुछ टाइम पहले चला हुआ था, वो चला हुआ था यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, कहीं सुना हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, 51 तक है, ठीक है। स्टार्ट होंगे 36 से स्टार्ट हो जाते हैं, 36 और वहां कहां तक चलते हैं, 51 तक चलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें वो सब बातें लिखी हुई हैं जो गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करनी है या फिर स्टेट को इंप्लीमेंट करनी है। और जब मैं पॉलिटिकल टर्म में स्टेट बोल रहा हूं तो मतलब एक ऐसा एरिया जिसकी बाउंड्री है फिक्स, जिसमें गवर्निंग सिस्टम है और जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टेट पॉलिटिकल टर्म में, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट को अपनी पॉलिसीज में क्या क्या प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करना है, उनकी डायरेक्शंस दी हुई हैं किसके अंदर, डीपीएसपी में। तो वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। तो पहले ये चीज राइट टू एजुकेशन वाली बात आर्टिकल नंबर किस में लिखी हुई थी, मैंने बताया था आप लोगों को 45 में लिखी हुई थी, आर्टिकल 45 में। जब तक ये राइट टू एजुकेशन नहीं मिला, जब तक उसको फंडामेंटल राइट में नहीं डाला गया, तो उससे पहले ये कहां लिखी हुई थी, आर्टिकल 45 डीपीएसपी में लिखी हुई थी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये देख रही है कि वो किन किन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकती है, तो धीरे धीरे डीपीएसपी में से एक एक चीज को निकाल रही है और उनको सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो दीज आर सर्टेन डायरेक्टिव्स दैट हैज बीन गिवन टू द स्टेट बाय आवर फोरफादर्स, that it is the duty of the state to implement these things when there are enough resources available with the state। जब स्टेट के पास इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ये सब जो हम लोगों ने 36 to 51 में लिखा हुआ है, ये स्टेट को इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? चलो पढ़ो वीर। How much should the parents be allowed to decide? How much should this group spend on its safety and security, or should it build more parks इंस्टेड, मतलब वो अपनी सेफ्टी या सिक्योरिटी पे खर्च करें या पार्क्स बनाएं। तो मतलब सोसाइटी क्या करे या ग्रुप ऑफ पर्संस क्या करें, ठीक है, ये डिसीजन कौन लेगा कि वो अपनी सेफ्टी पे खर्च करें, कि वो अपने बच्चों के की शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च करें, या वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बनाएं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, कैसे बनेंगी, तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना था, तो वो चीज हम बात कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का आंसर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि उनको अपने बच्चों पे खर्च करना है, कि उनको पार्क्स बनवाने हैं, कि उनको अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करना है। तो इस सब चीजों का आंसर कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सिक्योरिटी गवर्नमेंट देगी आप लोगों को, पार्क्स जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, आप लोगों को क्या करना है कि अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना है, उनको पढ़ाएगी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर उनके माइंड में थे जब वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। जब जो हमारे फोरफादर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उनके माइंड में ये सब क्वेश्चन थे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कितनी बार पढ़ लिया हम लोगों ने, किसने बनाया? तो कई बार ये पूछ लिया जाता है वेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लोगों ने चुनी थी या किसी ने उसको नॉमिनेट किया था, उसके अंदर जो मेंबर्स थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड। क्या था? इलेक्टेड कहां से थी? जहां पे ब्रिटिश इंडिया था, मतलब ब्रिटिशर्स का जहां पे कब्जा था जिस जिस पार्ट पे, वहां तो हुए थे इलेक्शंस। और जहां पे प्रिंसली स्टेट थे, जहां पे किंग और क्वीन था, उन लोगों ने अपने पर्सन्स नॉमिनेट किए थे कि हमारी तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने के लिए ये पर्सन आएगा। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड।
इलेक्टेड कहां से थी? जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। तो इंडिया के कुछ हिस्से, कुछ एरिया ऐसे थे जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल कर रहे थे, कोई प्रिंस, कोई किंग, कोई क्वीन नहीं थी। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पे किंग या प्रिंस थे, जिनको हम प्रिंसली स्टेट बोल देते हैं, और ब्रिटिशर्स का उनके साथ डायरेक्ट टाई अप था कि हम लोग, ये बात प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम मान रहे हैं और आप लोगों के अंडर में काम करेंगे। ठीक है, तो जहां पे प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से नॉमिनेट किए गए पर्सन, और जहां पे ब्रिटिश इंडिया थी डायरेक्ट, वहां से इलेक्ट किए गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड थे। ठीक है, पढ़ो। Should the group be allowed to discriminate? डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बाइज्ड करना, भेदभाव करना, बाइज्ड, BIASED। ठीक है, पढ़ो। Some of its members. Every question will elicit. एलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ करना किसी चीज को, एक्सट्रैक्ट करना, ड्रॉ करना, DRAW, ड्रॉ, और एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ। मतलब हर एक, एवरी क्वेश्चन विल एक्सट्रैक्ट ए वैरायटी ऑफ आंसर, कि हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। कि जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऊपर कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, पार्क्स बनवाएं, तो कोई कहेगा पार्क बनवाओ, कोई कहेगा नहीं हमें पार्क नहीं बनवाना, हमें किसी और जगह पे स्पेंड करना है। तो बहुत सारे आंसर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, सो एलिसिट का मतलब हो गया टू ड्रॉ। ठीक है, बहुत सारी चीजों को ड्रॉ करना। बट पढ़ो। A variety of answers from different people, but for all their diversity, this group has to live together. लेकिन जो भी उनके माइंड में आंसर्स हो इन क्वेश्चंस के, लेकिन उन सबको रहना इकट्ठा है। इकट्ठा रहना है तो ये बोलना चाह रहा है कि उनको कुछ सर्टेन रूल्स पे सबको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। कंसेंसस मतलब होता है एग्रीमेंट, कि उनको सबको एक कंसेंसस, एक एग्रीमेंट बिल्ड करना पड़ेगा कि इन सब चीजों पे हम सब लोग बिलीव करते हैं, अदरवाइज वो डिफरेंट पीपल एक साथ रह नहीं पाएंगे। They are dependent upon each other in various ways. ठीक है, वो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि हर पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, उसको किसी न किसी चीज के लिए दूसरे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। They require the cooperation of each other, what will enable the group to live together peacefully. तो क्या चीज ऐसा किया जाए, इनेबल किया जाए, किसी चीज को क्या चीज बनाया जाए कि वो सब लोग इकट्ठा रह पाए। तब सोचा गया था कि हम लोग क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स, कि कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो लोग इकट्ठा रह सकते हैं। पढ़ो। One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules. ठीक है, कि अगर वो कुछ बेसिक रूल्स पे एग्री कर रहे हैं तो वो इकट्ठा रह सकते हैं। Why will the group need certain basic rules? Think of what would happen in the absence of some basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. इनसिक्योर का मतलब तो पता होगा, मतलब सिक्योर, सेफ्टी महसूस ना करना इज इनसिक्योर। Who could claim rights over what? Any group will need some basic rules but are publicly प्रोमulgated का मतलब हो गया कि वो चीज पब्लिकली डिस्प्ले की जाएगी। शोन पब्लिकली, शोन लिख लो यहाँ पे, SHOWN, शोन। और डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले और शो करना किसी चीज को, शो की थर्ड फॉर्म होगी शोन। and known to all members of that group to achieve a minimal degree of कोऑर्डिनेशन, कि कुछ हम ऐसे रूल बनाएंगे जो पब्लिकली सबको दिखाए जाएंगे, पब्लिकली डिस्प्ले किए जाएंगे। ठीक है, ताकि एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन, कम से कम एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बन पाए। मिनिमल का मतलब होता है मिनिमम कोऑर्डिनेशन बन पाए उन लोगों के बीच में, ताकि वो एक साथ को एग्जिस्ट कर पाए।
But these rules must not only be known, they must also be enforceable. ठीक है, रुक जाओ। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है, इन्फोर्स का मतलब क्या होता है? टू फोर्स समथिंग थ्रू लॉ, किसी चीज को लॉ के थ्रू फोर्स करना। हम लोगों ने पढ़ा तो था, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसिएबल। ना ही तो आप उनको इन्फोर्स कर सकते हो और ना ही आप उनको जस्टिफाई कर सकते हो। जस्टिफिएबल का मतलब होता है जब आप जस्टिस के लिए जाते हो, तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि मुझे जस्टिस चाहिए, और कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स नहीं कर सकती लॉ के थ्रू। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें सिर्फ उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बता के लोगों को दिखाना ही नहीं है। सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा कि ये रूल रेगुलेशंस है। अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको इन्फोर्स भी करवाना पड़ेगा, मतलब लॉ यूज करके उसको फोर्सफुली उस चीज को करवाना पड़ेगा। ठीक है, तब ये चीज सोसाइटी में एक जो कंसेंसस है वो बन सकता है। सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगेन स्टेटेड, बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, सिर्फ ये नोन नहीं होने चाहिए। ठीक है, दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सेबल, ठीक है, उनको फोर्स किया जा सके थ्रू लॉ। If citizens have no assurance that कोई अगर उनके पास कोई गारंटी नहीं होगी, हाँ पढ़ो, that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these. For if they do not do so, they will be punished. The first function of the Constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of the society. ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन है। ऐसे करके इस चैप्टर में हम कई फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पहला फंक्शन हमने देखा कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, दे आर डाइवर्स। ठीक है, दे हैव डाइवर्स बिलीव्स, डाइवर्स आइडियाज। सो उनमें एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? एक सर्टेन बेसिक सेट ऑफ रूल चाहिए। अगर बेसिक सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे तो एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना आइडिया होगा, तो वो अलग अलग सिचुएशन पे बहुत वैरिड वे में सोचेंगे। ये हमने पढ़ा था कि वो हर एक चीज को बहुत वैरिड वे में सोचेंगे। तो वैरिड मतलब डिफरेंट। तो हर एक चीज पे वैरिड वे में सोचेंगे तो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा तो सोसाइटी में का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बनाए, और ना सिर्फ रूल्स बनाए बल्कि उनको इन्फोर्स करे। ठीक है, ताकि सब उसको फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिले। ठीक है, तभी एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है सोसाइटी में। तो अगर पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना है, तो पहला चीज हमें मिल गया एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन के लिए, कि सोसाइटी में एक एग्रीमेंट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। सो अगर पूछे व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहली चीज होगी टू मेक ए मिनिमल कोऑर्डिनेशन इन सोसाइटी, वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, एक्टिविटी ये कोई खास नहीं है, इसको हम बाद में परफॉर्म करेंगे। वैसे ये मैंने पूछा भी था आप लोगों से उस दिन कि आप लोगों में से कौन इंटरेस्टेड है मॉनिटर बनने में। ये कुछ ऐसी ही एक्टिविटी है। ठीक है, थर्ड, विनीत, धीरे पढ़ना। ठीक है, और लाउडली। ओके, ठीक है, बुक को ऊपर ले लो हाथ में, ऐसे सुनाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ तक भी। दोबारा पढ़ो, स्पेसिफिकेशन ऑफ। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चीज तो कर लिया कि रूल्स बना लिए, अब उन रूल पे डिसीजन कौन लेगा। बात ये आ गई कि अगर किसी ने फॉलो नहीं किए तो पनिशमेंट कौन देगा। ठीक है, तो अब वो चीज पढ़ेंगे। फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक। A state is constituted or governed, but what should these fundamental rules be, and what makes them fundamental? Well, the first question you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be.
You may want rule X, but others may want rule Y. How do we decide whose rule or preferences should govern us? You may think the rules you want everyone to live by are the best, but others think that their rules लिव है वो, एवरीवन टू लिव how बाय आर द बेस्ट। how you resolve this dispute. So even before you decide what rules should be govern this group, you have to decide who gets to decide. ठीक है, मतलब ये बात कर रहा है कि जो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए मिनिमम रूल तो बनाएंगे, अब लेकिन एक पर्सन कहेगा ये रूल होना चाहिए, दूसरा पर्सन ये कहेगा ये रूल होना चाहिए, तो वो रूल्स कौन बनाएगा और वो रूल्स बनाएगा कौन, उससे बड़ी बात ये है कि वो रूल्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो फिर कैसे बने होंगे वो रूल, कैसे बने होंगे? मेजोरिटी से। कैसे बने होंगे? कि मेजोरिटी, फिर डिसाइड ये किया गया कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो चाह रहे हैं वही करो। ठीक है, तो इसीलिए तो जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, मेजोरिटी ने जो चाहा है वो गवर्नमेंट बन गई। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज की 4 पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी ABCD, ठीक है, टोटल वोट थे 100% जो कास्ट हुए, ठीक है, इनको मिला 30%, ठीक है, इसको मिला लेट्स सपोज 20% या 25%, इसको भी 25%, ठीक है, कितना और बच गया? 20 और बच गया, इसको मिल गया 20%। तो अब ये पार्टी जीत गई, ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखोगे तो इसको इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं मिला। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता? 50% + 1, तो मतलब इसको 51% के अराउंड वोट मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये रूल कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, वैसे देखोगे तो मेजोरिटी तो पावर में है ही नहीं समझे? मेजोरिटी तो ये होगी ना, कितना हो गया? 70%। तो 70% लोग जो चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट बनी हुई है ना। अगर वैसे देखा जाए तो 70% जो चाह रहे थे उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट बनी है, तो मेजोरिटी तो बन ही नहीं पाई यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा किसने वोट किया है, तो उस चीज को मेजोरिटी मानते हैं हम। तो एक तो हो गया ये सिंपल मेजोरिटी। एक सिंपल मेजोरिटी हमने बात की थी पार्लियामेंट में, कि जब लॉ बनाते हैं तो उस वक्त भी एक सिंपल मेजोरिटी होती है। क्या बताई थी मैंने आपको? 50% + 1। किसका 50% + 1? जो प्रेजेंट एंड वोट। अगर पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है 545 लेकिन प्रेजेंट ही 200 है, तो मेजोरिटी क्या हो जाएगी? 50% + 1। लेकिन अगर इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए ना, तो वो फिर टोटल का ½ + 1 होगी, जितने एक्चुअल में हैं। एब्सेंट हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये यही बात कर रहा है यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जो गवर्नमेंट बनता है तो बहुत बार आप ये सुनोगे कि ये गवर्नमेंट तो मेजोरिटी के अगेंस्ट में बनी हुई है। तो तब वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बहुत सारी पार्टीज ने इलेक्शन लड़े, तो उनमें से सपोज 70 या 80% ऑफ द पीपल्स ने उनके लिए वोट किया, लेकिन वो तो पावर में आए ही नहीं। पावर में आए वो जिनको 30% वोट मिले। और होता भी इंडिया में ऐसा ही है, जो मेजोरिटी पार्टी रूल होता है उसको ऐसे ही 20-30% वोट मिलते हैं और वो लोग रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में हम एक चीज देखेंगे, प्रोपोर्शनेट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस होता है एक, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक तो अभी जो हमारा इलेक्शन है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कौन सा है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब यही होता है कि जो पहले मेजोरिटी ले जाए। पहले मेजोरिटी का मतलब ये है कि अगर 10 वोट हैं, ठीक है, और 3 लोग काउंट कर रहे हैं, 3 लोग वो कर रहे हैं, एक को 4 मिले, एक को 3 मिले, एक को 3 मिले, तो 4 वाले ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कर लिया। हालांकि उसको मेजोरिटी नहीं बोलते, उसको मेजोरिटी तो मिली नहीं, मेजोरिटी तो 6 होनी चाहिए थी। 10 में से मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए थी? 6। मेजोरिटी नहीं मिली, तो वहां पे मेजोरिटी ना यूज करके हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है हमारे यहाँ? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, कि जिसको
जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा जिसको मिल गई वो जीत गया। अगर सपोज 5 कैंडिडेट लड़ रहे होते, ठीक है, अगर मैं ये इक्वली डिवाइड करूं तो हर एक को 2-2 मिलता, लेकिन एक को 3 मिल गया, 3 को 2-2 मिल गया और एक को 1 मिला है, तो जिसको 3 वोट मिल गए वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से उसने विक्ट्री हासिल कर ली। तो इंडिया में ये सिस्टम है। इंडिया में मेजोरिटी का सिस्टम नहीं है कि इलेक्शंस में कौन जीतेगा, हु विल फर्स्ट पास द पोस्ट। और फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब है कि जितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगी वो विन है, वो विनर है, चाहे उसको मेजोरिटी मिले या ना मिले। फिर इसमें एक पॉइंट अगेंस्ट में ये आ जाता है कई बार कि जो कैंडिडेट विन किया हुआ है वो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक होता है। जो हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसका क्या है, एक ड्रॉबैक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ये इसका एक नुकसान है कि जो पर्सन जीत रहा है वो मेजोरिटी के साथ नहीं जीतता है। कहने को मेजोरिटी होती है वो, लेकिन एक्चुअल मेजोरिटी नहीं है। क्लियर? The Constitution has to provide an answer to this question. It specifies It specifies the basic allocation of power in a society. एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। It decides who gets to decide what the laws will be. In principle, this question, who gets to decide, can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decides. ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या है? मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वर्ड बदल गए ना दोनों। तो अगर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो मोनार्क द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा मोनार्क, जैसे वर्ड में कर रहा है। तो ऐसे ही मोनार्क की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो आगे है उसकी चलेगी। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो मोनार्क की चलेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी। तो ब्रिटेन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। सिर्फ ब्रिटेन में नहीं, कई जगह पे है। In some constitutions, और एक कंट्री का मैंने एग्जांपल दिया था जहां पे लोग डिमांड कर रहे हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नेपाल। in some constitutions, कैपिटल क्या है नेपाल की? काठमांडू। और ध्यान से सुना करो, मैंने बताया था किसी ने रिवर्स करके लिखी हुई थी कैपिटल, मैंने उसको रिमार्क में कर भी रखा है, ठीक कर रखा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद बताई थी मैंने, और म्यांमार की नेपैड्यू, तो उसने उल्टा कर रखा है, पाकिस्तान की नेपैड्यू लिख रखा है और म्यांमार की इस्लामाबाद लिख रखा है। तो कम से कम ये तो ध्यान से लिखो लिखते वक्त हो, ठीक है। तो काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। in some constitutions, like the old Soviet Union, one single party. सोवियत का मतलब क्या बताया था? इलेक्टेड काउंसिल। सोवियत का मतलब क्या था? इलेक्टेड काउंसिल जहां पे होगी। और कब बना था यूएसएसआर? 1922 में। और डिसइंटीग्रेट कब हुआ? 1991 में। One single party was given the power to decide. But in democratic constitutions, broadly speaking, the people get to decide. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 चीजें समझी। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो मोनार्क डिसाइड करेगा, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जैसे ओल्ड सोवियत यूनियन में था जहां पे एक पार्टी डिसाइड करती थी कि क्या होगा, ठीक है। और जब पार्टी रूल होता तो क्या बोलते थे? वन पार्टी रूल। हाँ बोलो, वर्ड चाहिए, वर्ड रिवाइज नहीं किया, मतलब 2 दिन। हाँ, टोटलिटेरियन, वेरी गुड। वन पार्टी रूल, तो लाउडली बोला करो दोबारा से। अच्छा, टोटलिटेरियन, टोटल से आया वर्ड, टोटलिटेरियन, जहां पे एक पार्टी का रूल होगा, ठीक है। और एक पर्सन का रूल, ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप बोल रहे हैं, ऑटोक्रेसी बोल रहे हैं, तो एक पर्सन का रूल है, ठीक है। और टोटलिटेरियन मतलब होता है एक पार्टी रूल कर रही है। तो यहाँ पे टोटलिटेरियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एक पार्टी रूल करेगी, ठीक है। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि फिर इंडिया में कौन डिसाइड करता है, तो बोलते हैं कि लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनेगा, और ये डिसाइड भी लोगों ने ही किया था।
लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया था दैट वाज पार्सली इलेक्टेड, पार्सली नॉमिनेटेड। ठीक है, इलेक्टेड कहां से थी? ब्रिटिश इंडिया से, और नॉमिनेटेड कहां से थे? प्रिंसली स्टेट से। But this matter is not so simple, because even if you answer that the people should decide, it will not answer the question. How should the people decide? For something to be law, should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter as the ancient Greeks? बस रुक जाओ। Should the people directly vote on each matter as the ancient Greek? तो ये चीज हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या नाम दिया था कि अगर लोग हर एक मैटर पे डिसाइड करने के लिए वोट डालेंगे तो वर्ड क्या था? अगर पीपल हर एक मैटर को डिसाइड करने के लिए वोट डाल रहे हैं, रेफरेंडम पढ़ा था हम लोगों ने। रेफरेंडम क्या था? टूल फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ओल्ड ग्रीस में ऐसा सिस्टम था जहां पे लोग हर एक डिसीजन पे वोट डालते थे। रेफरेंडम और क्या पढ़े थे? 3, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट और रिकॉल। ठीक है, जिसमें रेफरेंडम और प्लेबिसाइट एक जैसे ही होते हैं। मैंने बताया था प्लेबिसाइट लार्ज कंसेंसस जानने के लिए किया जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, और रेफरेंडम में यस या नो में आंसर होता है कि ये चीज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और रिकॉल मतलब ऑफिशियल पोस्ट से टाइम से पहले बुला लेना, टाइम से पहले, कि अगर 5 साल के लिए चुने गए हो तो उससे पहले आप रिकॉल कर लिए जाओगे। और इनिशिएटिव मतलब टू इनिशिएट ए लॉ मेकिंग प्रोसेस, एक लॉ मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना। दीज आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, Or should the people express their preference by electing representatives? हाँ, मतलब क्या किया जाए? डायरेक्ट वोट किया जाए क्या? लोग को उनकी प्रेफरेंस जाननी चाहिए कि वो किसको चुनना चाह रहे हैं। तो हमारा ये प्रेफरेंशियल सिस्टम है एक तरह से, कि प्रेफरेंस हम लोगों में सबसे पहले इसको प्रेफरेंस दी है क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से प्रेफरेंशियल सिस्टम है जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और इसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो आप समझा सकते हो किसी को कि इंडिया में गवर्नमेंट मेजोरिटी से चुनी नहीं जाती। कहने को आता है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी ने उसको चुना है। यहाँ पे मतलब ये है कि जितने फाइट कर रहे थे उसमें से सबसे ज्यादा वोट उसको मिले। ठीक है, तो एक्चुअल में मेजोरिटेरियन आता तो वो प्रोपोर्शनल सिस्टम से आता है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल सिस्टम से हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसका इलेक्शन लेकिन इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो हम बाद में ये 2 सिस्टम पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में दोनों हैं, एट सर्टेन लेवल पे प्रोपोर्शन भी है, और नॉर्मल जर्नल इलेक्शन में फर्स्ट पास द पोस्ट है। वो जर्नल इलेक्शन अगर कंट्री पे हैं तो भी, स्टेट में है तो भी, और 3rd टियर में है तो भी, हर एक जगह पे कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में होता है हमारे। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे कैसे होता है। उसमें कुछ कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे 4 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, ये पता लग गया कि ये डी है, इसको सबसे कम वोट मिले हैं 20%। ठीक है, तो इसके वोट को कैंसिल कर देंगे, इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे कि अब ये बाहर हो गया कैंडिडेट, और इसको जो वोट मिले हुए हैं उनको इनमें डिवाइड कर देते हैं। फिर उससे नेक्स्ट वाले को, लेट्स सपोज अगर इसको 24% मिले होते हैं, इसको 26 एक बार सोच लेते हैं, तो फिर इसको एलिमिनेट करते हैं कि ये कैंडिडेट रेस से बाहर। इसको जो वोट मिले थे इसमें डिवाइड किए जाएंगे। डिवीजन कैसे होगा वो बाद में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे डिवाइड होते हैं। तो ऐसे करके जो पर्सन पहले 50% + 1 क्रॉस कर जाता है उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो वो है प्रोपोर्शन सिस्टम का। ठीक है, अभी जो नॉर्मल है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। बाद में हम डिटेल में देखेंगे कि ये वोट बंटते कैसे हैं, जिस एक को मिले थे उसके हटा के बाकी में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, The people act through their representatives. How should these representatives be elected? How many should there be? तो ये हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड, तो ये वो वाली बात होगी कि कैसे इलेक्ट करोगे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से करोगे या फिर प्रोपोर्शन सिस्टम से करोगे। ये दोनों ही
क्या है, इलेक्शंस के वे हैं कि हाउ यू विल इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव। तो दो वे से कर सकते हो, या तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। तो आप कौन सा वे यूज करोगे? In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most इंस्टेंसेस मतलब केसेस, CASES, इन मोस्ट ऑफ द केसेस Parliament gets to decide laws and policies. तो इंडिया में डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं वो डिसाइड करता है। And that Parliament itself to be organized in a particular manner. Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनेक्ट मतलब लागू करना उस चीज को, वैलिडेट करना। इनेक्ट का मतलब होता है वैलिडेट करना या लागू करना उस चीज को, कि उस चीज को कौन लागू करेगा, कौन उस चीज का अप्रूवल देगा। ठीक है, तो इंडिया में उसका अप्रूवल कौन देगा? तो इंडिया में उसका अप्रूवल देती है पार्लियामेंट, कि कौन सा लॉ बनेगा उस चीज को अप्रूव करती है पार्लियामेंट। और लागू कौन करता है उस चीज को? इंप्लीमेंट कौन करता है? इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप देखोगे, हमने पढ़े थे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कौन कौन से थे? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़े थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ठीक है, और लेजिस्लेटिव कौन है? एमपीज। तो क्या प्राइम मिनिस्टर एमपी नहीं है इंडिया में? है। तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, क्या ये सब एमपी नहीं है? तो इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेटिव है, या जो लेजिस्लेटिव है वही एग्जीक्यूटिव है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो इंडिया में हम बोल रहे हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में पार्लियामेंट है, तो वो गलत है, वो डेफिनेशन नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर एग्जीक्यूटिव आर legislatures and executive are responsible to legislature। पहली बात, दो चीजें हैं। पहली चीज तो क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेचर है या वही लेजिस्लेटिव है। ठीक है, और दूसरा ये लोग इनको रिस्पॉन्सिबल है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या कर रहा है, तो कोई भी मेंबर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हो, किसके बिहाफ पे? लोगों के बिहाफ पे, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा ना। सो ए सिस्टम वेयर एग्जीक्यूटिव आर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अमेरिका में एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट ना ही तो कांग्रेस का मेंबर है और ना ही सेनेट का मेंबर है। कांग्रेस क्या है? अरे कांग्रेस क्या है अमेरिका में? लोअर हाउस को बोलते हैं अमेरिका में, समझाया था लिख लिख के। अमेरिका में, इंडिया में कांग्रेस पार्टी है और वो कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब तो एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इंडिया में मैंने बताया था लोकसभा के इक्विवेलेंट अमेरिका में कांग्रेस है। वहां की लोकसभा को कांग्रेस बोलते हैं और वहां की राज्यसभा को सेनेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होता है अमेरिका में, ना ही तो वो कांग्रेस का मेंबर है ना ही वो सेनेट का मेंबर है, वो बिल्कुल अलग होता है। लॉ मेकिंग वाले बिल्कुल अलग हैं, इंप्लीमेंट करने वाला अलग है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक ही पर्सन के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास सारी की सारी पावर उसके पास है। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, लेकिन पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
presidential system is a system where executives are not the part of legislature. Parliamentary system is a system where executive are the part of legislature. For example, India. Executive are not the part of legislature. For example, America. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये दो मेन सिस्टम चलते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। हालांकि एक सेमी प्रेसिडेंशियल भी होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो फ्रांस में है, ठीक है। लेकिन मेन दो होते हैं, या तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, नहीं होंगे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पे होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है? जो एमपी होते हैं इंडिया में। अमेरिका में कौन बनता है? जिसको प्रेसिडेंट चाहता है। अब वो पूरे अमेरिका में किसी को भी चाह सकता है। वहां पे सिस्टम है, वो बोलेगा किसी भी पर्सन को कि कल से आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो, आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, आप हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो वहां सीधा सिस्टम है। तो जब हम डिफरेंस देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो हम ये डिफरेंस भी समझेंगे कि अब सपोज कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वेल एजुकेटेड है, इसको एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, मैं इसको बना सकता हूँ। इंडिया में नहीं बना सकता, इंडिया में मुझे इनमें से ही चुनना है। तो ये लिमिटेशन है किसकी? पार्लियामेंट्री सिस्टम की, हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि ये एक्स पर्सन फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट है, तो मैं इसको फॉरेन मिनिस्टर बना सकता हूँ, मेरे पास पावर है। अगले दिन हटा भी सकता हूँ, ये भी पावर है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर बना दिया तो बनाने के लिए भी प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे इस मिनिस्टर को हटाना है, तो फिर प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। तो यहां पे एक इंडिविजुअल पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता। अमेरिका में इंडिविजुअल पर्सन प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है। तो वहां पे दो इलेक्शन इकट्ठा होते हैं, एक एमपीज को चुनने के लिए, एक प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। दो बार वोट कर, दो मतलब एक साथ दो वोट डालते हैं वो लोग। प्रेसिडेंट के लिए किसको डालेंगे और एमपीज के लिए किसको डालेंगे। लेकिन इंडिया में हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट थोड़ी डालते हैं, हम तो किसके लिए डालते हैं? एमपी बनाने के लिए। और एमपी में जहां जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, उसका जो लीडर, वो जिसको लीडर चुनेंगे, वो कौन बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये एक्चुअल है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसको मत देखो, एक्चुअल ये है सिस्टम। ठीक है, तो दो सिस्टम हमने समझे, कौन कौन सा? पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। याद रहेंगे? डेफिनेशन लिख लेना दोनों की, या मैं लिखवाऊं? लिख लोगे? लिखो। या फिर जब आज मेरी क्लास हो रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग की, वहां पे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो मैं वहां लिखवा दूंगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इफ द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉ, यहां पे इनेक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होगा वैलिडेट करना, किसी चीज को वैलिडेट करना। तो वैलिडेट करने की अथॉरिटी हमारी पार्लियामेंट के पास है। पढ़ो। बेस्टो का मतलब होता है किसी चीज को ग्रांट करना या गिव करना। टू गिव और टू ग्रांट। बेस्टो मीन्स टू गिव स्लैश टू ग्रांट, GRANT। हाँ, तो फर्स्ट प्लेस का मतलब है कि ये पार्लियामेंट को किसने दी है अथॉरिटी। अगर हमारे इंडिया में लॉ को वैलिडेट करने की अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट। तो कह रहा है कि पार्लियामेंट को किसने दी है एट फर्स्ट प्लेस। एट फर्स्ट प्लेस का मतलब है कि पहली बार ये पार्लियामेंट को दी किसने? तो ये पार्लियामेंट को किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। This is the function of the Constitution. It is an authority that constitutes government in the first place. और यही वो अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही वो अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट बनाता है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है, उसी में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ठीक है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है। कौन से आर्टिकल में? 368। तो इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि हमारे यहाँ पे चेक और बैलेंस का सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर
कोई गलत डिसीजन ले रहा है तो एमपीज उसके अगेंस्ट में वोट करके उसको हटा सकते हैं। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। पार्लियामेंट कोई गलत रूल बना रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो इंडिया में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है सारा का सारा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इतनी रोबस्ट है। ROBUST, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। उसी सेम टाइम पे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला था 1947, हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान को मिला था। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन n नंबर ऑफ टाइम दोबारा लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटोक्रेसी है। स्ट्रेटोक्रेसी मींस रूल बाय मिलिट्री। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इफेक्टिवली लिखा गया था। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन से अलग अलग पर्सन्स को लेके लिखा गया था। इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो वो लेंथीएस्ट होने के रीजन है, एक रीजन तो ये है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल साइज बहुत बड़ा है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे मल्टीपल एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तीसरा रीजन है मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, मल्टीपल कलर के लोग रहते हैं। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को एक साथ कैटर करने की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथियस्ट, इट इज ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मतलब नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, प्लस कहीं पे प्लेटू है इंडिया में, कहीं माउंटेन्स है इंडिया में, कहीं डेजर्ट है इंडिया में। ठीक है, तो अलग अलग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज है इंडिया में, उन सबको कैटर करना था। अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन रहती है, अलग अलग रिलीजन में मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कलर को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को, ट्रेडिशन को मानने वाले लोग रहते हैं। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से हमें लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा था कि हमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ लेके चलना था। क्लियर? तो सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैठ जाओ, इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड। तो पहला तो क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन, कि हम एक बेसिक रूल्स बनाएं ताकि एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि अथॉरिटी किसको दी जाए, कि कौन एथोराइज किया जाए कि कौन लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेगा। हम लोगों ने बेसिक रूल बना लिए कि हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे, पहला काम हो गया। लेकिन अब उन रूल्स को इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो वो दूसरा काम करने के लिए कौन बनाई गई, गवर्नमेंट बनाई गई या पार्लियामेंट बनाई गई। ठीक है, नैतिक फोर्थ पढ़ो। लिमिटेशन ऑन द अरे टाइम हो गया, चलो 2 ही करेंगे।